नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त यह पाठ पढ़ रहे हैं और इसमें मुगल दरबार की लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का वर्णन है। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं और जैसा कि आपको पता था इसमें पिछले भाग में कि मुगल जो दरबार है उसके इतिहास के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे, जो लिखा गया इतिहास उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे इतिवृत्तों की रचना और वहाँ उसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इतिवृत्तों की रचना यह टॉपिक है। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराई गई इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यदि हम आज मुगल बादशाहों के बारे में वर्णन जानना चाहें और अध्ययन करें, सर्वे करें, तो हमें अगर हम इनका अध्ययन करें, अगर इन्हें पढ़ें हम, तो हमें जानकारी, इससे विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो मुगल साम्राज्य की, मुगल बादशाहों की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं यह जो इतिवृत्त हैं। यह इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना के उद्देश्य से लिखी गई। मतलब पूरे जो साम्राज्य था वहाँ के लोगों को यह बताना था कि देखो कितने बुद्धिशाली दर्शन है यहाँ का, इस साम्राज्य का, है ना, कितनी विस्तृत सोच है, यह वे बताना चाहते थे। अगला है, इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधियों का असफल होना निश्चित है ना, नियत है लिखा इसमें, वो भी ठीक है और निश्चित है। मतलब वे बताना चाहते थे कि यदि मुगल साम्राज्य मुगल शासन का विरोध किया तो वे अपने इस कार्य में असफल ही होंगे। आगे बच्चों, शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे, है ना, आगे आने वाली पीढ़ी को इस साम्राज्य की जानकारी हो सके कि यह साम्राज्य किस प्रकार चलता था, यहाँ के लोगों की सोच किस प्रकार थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो वे बताना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शासन का बारे में यह इतिवृत्त लिखवाया। मुगल इतिवृत्तों के लेख निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे, है ना। मुगल जो इतिवृत्तों के जो लेखक थे, जो उन्होंने लिखा जिन लोगों ने, वे अधिकतर दरबारी ही थे, है ना, क्योंकि दरबारी ही बादशाहों को जानते थे, दरबारी ही शासन व्यवस्था को समझते थे, तो उन्होंने ही लिखा और मुगल बादशाहों ने उन्हें ही नियुक्त किया, है ना, इतिहास लिखने के लिए, क्योंकि दरबार में थे वो जो है सभी साम्राज्य की जो जितनी भी मुख्य भाषाएं हैं उनके जानकार थे वे, है ना, और वे शासक के प्रशंसक भी थे, तो उनकी प्रशंसा में उनकी अच्छाइयाँ ही लिखेंगे, इसलिए भी शासक ने उन्हें नियुक्त किया होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में भी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार और अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तो ये थी जो उन्होंने लिखे। इतिहास लिखा तो उसमें शासक पर केंद्रित घटनाएं थी, शासक का कब जन्म हुआ, कब विवाह हुआ, कब उसने कौन सा आदेश जारी किया, कब उसने कहाँ की यात्रा की, है ना, और शासक के परिवार के बारे में, है ना, और शासक के जो धनी वर्ग थे, उसके दरबारी लोग थे, है ना, उसके सहयोगी थे, उसके मंत्री थे, उनके बारे में उसमें लिखा गया। शासक ने कौन कौन से युद्ध लड़े, किन युद्धों में उन्होंने विजय हासिल की
और उनका साम्राज्य कितना विस्तृत था उसके बारे में लिखा गया। और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कि शासक ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए थे और कब कब कौन से आदेश जारी किए थे, इन्हीं सब का इन इतिवृत्तों में वर्णन है। अब अकबर, शाहजहां और आलमगीर, है ना, इन्होंने, आलमगीर जो है, अकबर तो पता है आपको, शाहजहां भी पता है आपको, और आलमगीर जो है, औरंगजेब का नाम आलमगीर है। औरंगजेब ने अपने आप अपनी एक पदवी हासिल कर ली थी और वो थी आलमगीर। तो मुग़ल शासक औरंगजेब की एक पदवी का नाम था आलमगीर। तो जहाँ कहीं भी आलमगीर लिखा है तो वह औरंगजेब ही है। तो अकबर और शाहजहां और आलमगीर की कहानियों पर आधारित इतिवृत्त के शीर्षक एक तो अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि उनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। ठीक है ना। तो अगर हम इन तीनों का अध्ययन करें तो ऐसा लगता है कि जो दरबार का इतिहास था और बादशाह का इतिहास वो एक ही था। तो ये भी इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस वाले सेंटेंस में, कि अकबर ने कौन सा, अकबरनामा, और शाहजहां ने शाहजहांनामा, और आलमगीर ने आलमगीरनामा जो है यह उनका इतिहास है। तो आप अपनी कॉपी में अकबर के आगे अकबरनामा, शाहजहां के आगे शाहजहांनामा और आलमगीर, उसमें ब्रैकेट में आप लिख लेंगे औरंगजेब और उसके बाद डैश लगा के लिखेंगे आलमगीरनामा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके ये इतिहास है। जैसे कि प्रश्न, आलमगीरनामा किस शासक के इतिहास का वर्णन करता है, तो आलमगीरनामा आलमगीर और ब्रैकेट में औरंगजेब, है ना, ये लिखोगे इसका उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों, तो इन्होंने ये इतिहास लिखे और ये जो है दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास इनमें एक ही है। यदि इनका अध्ययन करें तो ऐसा लगता है कि साम्राज्य, पूरे साम्राज्य का जो इतिहास है वह लिखा गया है, लेकिन उसमें दरबार के बारे में भी है, उसमें बादशाह के बारे में भी है, उसके परिवार के बारे में भी है। ठीक है ना। तो बच्चों आगे चलते हैं कि उनकी जो भाषा थी उसके बारे में, कि उन्होंने कौन सी भाषा में ये इतिहास लिखवाए। तुर्की से फारसी की ओर, ऐसा था जो प्रारंभिक जो थे शासक, उन्होंने जो इतिहास लिखवाया वो तुर्की भाषा में लिखा और लिखवाया, और बाद में फारसी को अपना लिया गया। तो क्यों अपना लिया गया, इसी के बारे में हम जानेंगे। मुग़ल दरबार जो इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए, मुग़ल दरबार के जो इतिहास थे वो फारसी भाषा में लिखे गए थे। अब दिल्ली के मतलब फारसी भाषा में लिखे गए थे अधिकतर, लेकिन प्रारंभिक जो इतिहास लिखा गया मुग़ल दरबार का वो तुर्की भाषा में लिखा गया। ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदवी व इसके क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक भाषाओं की रचना के रूप में खूब पल्लवित हुई। मतलब मुग़ल दरबार में क्या हुआ कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य ना, वो वाली भाषाएं तो थी ही, और साथ ही हिंदवी भाषा वह जिसमें हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, है ना, कुछ अरबी के शब्द भी हैं उसमें, है ना, और जो है ये थी हिंदवी, और वह इनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ फारसी क्षेत्र, है ना, अनेक क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं और फारसी भाषा, है ना, ये दरबार की भाषाएं और साहित्यिक रचना के रूप में ये पल्लवित हुई। अब जो थे मुग़ल चगताई मूल, चगताई कौन था, चगताई था चंगेज खां के सबसे बड़ा जो पुत्र था, उसके जो वंशज थे वो कहलाए चगताई मूल। मतलब चंगेज खां का सबसे बड़े वाला बेटा था, उसका नाम था चगताई,
है ना। 11th क्लास में बच्चों आपने ये पढ़ा है ना, वही। तो मंगोल शासक चंगेज खां के बारे में आपने विस्तार से 11th क्लास में पढ़ा था। तो उसका जो सबसे बड़ा वाला बेटा था वो चगताई, तो उसके जितने भी वंशज कहलाए वो चगताई मूल के कहलाए। तो मुगल चगताई मूल के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। और इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे। तो मुगल शासक बाबर ने जो है तुर्की भाषा में अपने संस्मरण लिखे, अपनी कविताएं लिखी। और उस समय का इतिहास जो है अन्य जिन्होंने भी लिखा लेखकों ने, उन्होंने तुर्की भाषा का ही प्रयोग किया। अब बाद में क्या हुआ कि अकबर, आपको पता है पिछले भाग में आपको बताया था कि बाबर के बेटे हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर आए थे। तो अकबर ने सोच समझकर फारसी भाषा को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बना लिया, है ना। अब क्यों बनाया उसी के बारे में हम समझते हैं। अब संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानियों और मध्य एशियाई जो प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। किन्होंने? ऐसा हुआ कि अकबर के, सरल शब्दों में बच्चों समझेंगे कि अकबर के दरबार में जो थे ईरानी लोग भी आए और जो है मध्य एशिया के कई क्षेत्रों के लोग आए। तो इन लोगों ने शासन व्यवस्था में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चले और जो है संपर्क अच्छी तरह से हो सके और आपस में वे एक दूसरे की भाषा को समझ सके, इसलिए इन्होंने शासक को मतलब अकबर को यह सुझाव दिया कि वे फारसी भाषा को अपना लें। तो इससे क्या होगा, भाषा की समस्या दूर हो जाएगी। अब फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया, तो इसीलिए ऊंचा स्थान फारसी को मिल गया तथा उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा में अच्छी पकड़ थी, ठीक है ना। और जिनको जिनको यह भाषा आती थी उनको दरबारी बना दिया गया, उनको इतिहास लिखने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार जो है फारसी भाषा दरबार की मुख्य भाषा बन गई। आगे बच्चों, जो राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य इस भाषा को बोलते थे। अब क्या हुआ, शासक भी और परिवार, शासक के परिवार के लोग और दरबार के जो मुख्य मंत्री होते थे, है ना, वे सभी फारसी भाषा को बोलने लगे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया, है ना। जो लेखक थे, जो लिपिक थे, जो लिखते थे, है ना, लेखा जोखा साम्राज्य का रखते थे वे, और अन्य अधिकारी जो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियुक्त किए गए थे, उन्होंने भी फिर फारसी भाषा को सीख लिया। और जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष रूप में नहीं थी, वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों में व्यक्त रूप से प्रभावित किया था। अब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ राजस्थानी, मराठी या फिर तमिल भाषा वहाँ की मुख्य भाषा थी, वहाँ भी मुहावरों के रूप में फारसी मुहावरों का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। तो फारसी भाषा अन्य सभी भाषाओं के साथ घुल मिल गई। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए और अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलती थी, है ना। अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। तो
तो इस प्रकार क्या हुआ, जो स्थानीय मुहावरे जहाँ जहाँ फारसी भाषा में लिखे गए ना, तो उसमें स्थानीय मुहावरों का प्रयोग किया गया। फारसी जहाँ लेख इतिहास लिखा गया, और जहाँ जो है स्थानीय भाषा में कुछ लिखा गया, वहाँ पर फारसी भाषा के मुहावरों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार फारसी भाषा का जो है भारतीयकरण हो गया, घुल मिल गई फारसी भाषा हमारी अन्य स्थानीय भाषाओं में। फारसी के हिंदी के साथ जो परस्पर संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। तो एक नई भाषा उर्दू में जो है भारत की जो भाषाएं हैं, हिंदी भाषा, उसके शब्द और फारसी के शब्द, कुछ अरबी भाषा के शब्द भी हैं, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं उनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। यदि गहनता से अध्ययन करें उर्दू का, तो उसमें कुछ शब्द संस्कृत भाषा के भी हैं। तो इस प्रकार उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अब अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरण का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। अब आपको जैसे पहले बताया था ना, बाबर के समय में जो बाबरनामा लिखी गई और वो तुर्की भाषा में लिखी गई, और बाबर जो है तुर्की भाषा ही बोलता था। तो उस समय का जो इतिहास लिखा गया, उसका जो है बाबरनामा जो है, उसका बाद में अकबर ने अनुवाद कराया, है ना। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। तुर्की भाषा में बाबरनामा थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया, और अकबरनामा तो फारसी में ही थी। अब जो है मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद कराने का आदेश दिया। तो महाभारत के बारे में देखेंगे। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा, है ना, रज्मनामा इसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, के रूप में अनुवाद हुआ। तो जो है महाभारत का अनुवाद उन्होंने फारसी भाषा में कराया, और उसका जो शीर्षक है वो है रज्मनामा, और उसका अर्थ है युद्धों की पुस्तक। तो इस प्रकार बच्चों यह भाग समाप्त होता है। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं आज का। आज आपका गृह कार्य है कि मुगल इतिवृत्तों की भाषा कौन सी थी, है ना। विस्तार से समझाइए। इसमें आपको आज जो पढ़ाया उसको विस्तार से समझाना है। और जो आज मैंने पाठ पढ़ाया उसके बाद में अलग जो अतिरिक्त प्रश्न बनाने हैं, 4 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। रिक्त स्थान, सही गलत मिलान, या फिर 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर, आप कुछ भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। और ये प्रश्न बनाने हैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखने हैं और उनके उत्तर भी लिखने हैं। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।